सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। थियरी में भी यहाँ पर 3 तरह की थियरीज बनेंगी, ठीक है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए डिटेल में पूरे अच्छे से ध्यान देना, कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन भटकाना नहीं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर कोई कैपेसिटर चार्ज्ड है, चार्ज करके आपने किसी कैपेसिटर को रखा हुआ है, तो उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। इसे आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो डिराइव करना है हमको, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं अपन एक कैपेसिटर, ठीक है। ये अपन ने एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है। ठीक है। अब नॉर्मली 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया है मैंने, 2 प्लेट्स हैं मेरे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं इन दोनों को चार्ज नहीं ले रहा हूं, ये अनचार्ज है अभी, ठीक है। आप इसको चार्ज कैसे करोगे, आप इसको चार्ज कैसे करोगे, स्लोली स्लोली, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से चार्जेस उठाकर यहां भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहां से यहां चार्ज भरना स्टार्ट करेंगे। इसमें एक चीज आपको एज्यूम करनी है कि ये वाला जो प्लेट है आपका, ये वाला, ठीक है, इसको आपने हायर पोटेंशियल पे रखा हुआ है। किस पे, हायर पोटेंशियल पे रखा हुआ है, और ये वाला आपका लोअर पोटेंशियल पे है। ये आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, आपको उसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल आप इस तरफ कनेक्ट कर दो तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दो, यानी कि ये लो पोटेंशियल पे आ गया। समझ में आया। तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। इस तरह से हमने बनाया, राइट। हमको क्या करना है, यहाँ से चार्जेस उठा के यहाँ भरने हैं, ठीक है। अब मान लो स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये चार्ज नहीं था, ठीक है। यहां से आपको धीरे धीरे चार्जेस ले आके यहां भरने हैं। तो मान लो ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, तो यहां से आपने कुछ चार्ज Q1 वैल्यू का चार्ज यहां कर लाकर डिपॉजिट कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना बन गया, Q1 बन गया, ठीक है। अभी मैं इसको बैटरी को हटा देता हूं। यहां से आपने Q1 वैल्यू का चार्ज लाकर यहां डिपॉजिट कर दिया। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैसा चार्ज, पॉजिटिव। यहां से Q1 पॉजिटिव चार्ज लाकर यहां डिपॉजिट किया, तो इस पर जो चार्ज बना वो प्लस Q1 बना, और यहां जो चार्ज बना वो माइनस Q1 बना, ठीक है। क्लियर है, ये कवर हो रहा है कि नहीं, ओके। तो यहां से माइनस Q1 चार्ज लाकर यहां, सॉरी, यहां से Q1 चार्ज यहां लाए, तो ये भी 0 था, ये भी 0 था, दोनों न्यूट्रल थे। तो यहां से Q1 पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो उतने ही वैल्यू का नेगेटिव बिल्टअप हो गया, और यहां से जितना चार्ज आप यहां ले गए, यहां पर आपने पॉजिटिव डिपॉजिट कर दिया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हो गया। अच्छा, अब अगर आपने और चार्ज उठाया, वहां से और चार्ज उठाया, तो मान लो यहां पर अब बचा है Q2 में नेगेटिव, यहां पर आ गया Q2 पॉजिटिव, ठीक है। मतलब और चार्ज लाकर यहां भर दिया, तो आपने Q2 वैल्यू का चार्ज डिपॉजिट कर दिया यहां पर, तो ये Q2 पॉजिटिव बन गया, और यहां से पूरा Q2 वैल्यू का चार्ज निकला हुआ है, तो ये माइनस Q2 बन गया। तो समझ लो पहले 5-5 लाए थे आप, तो यहाँ -5 बना था, यहाँ +5 बना था। अब आपने और 5-5 ला दिया, तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर -10 हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से चार्जेस में चेंज आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब एक ऐसा स्टेज ले रहे हैं हम, एक ऐसा स्टेज ले रहे हैं। अच्छा, अब ये चार्जेस का जो ट्रांसफर होगा ना, ये बहुत स्लो होगा, ठीक है। चार्जेस का जो ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर मस्ट बी स्लो होगा, और बहुत स्मॉल वैल्यूज में होगा। मस्ट बी डन इन इनफाइनाइट सिमल वैल्यूज। बहुत छोटे छोटे अमाउंट में चार्जेस का ट्रांसफर करना है, ओके। यहां से आपने यहां चार्ज ला लिया। अब मान लो कि यहां पर कुछ चार्ज बिल्टअप हो गया है Q डैश, ठीक है। एक किसी मोमेंट पर धीरे धीरे चार्ज ट्रांसफर करते करते एक मोमेंट ऐसा आया जब यहां पर चार्ज बन रहा है माइनस Q डैश, उस वक्त यहां पर चार्ज बन रहा है प्लस में Q डैश, ठीक है। Q1 Q2 ऐसे अलग अलग वैल्यू मिल रहे थे, तो एक मोमेंट ऐसा मान लो कि तब यहां पर चार्ज माइनस Q डैश बना हुआ है, और यहां पर चार्ज बना हुआ है प्लस Q डैश। दोनों प्लेट्स के बीच में उस वक्त का पोटेंशियल है हमारा V डैश, ठीक है। प्लेट्स का एरिया A और सेपरेशन D, ठीक है। सेपरेशन कितना है हमारा D, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V डैश, ठीक है। तो हम अपन क्या लिखेंगे, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ सेपरेशन D between the plates and A
एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट मूविंग small amount of charges, small amount of positive charge from plate 2 to plate 1। अपन नाम दे देते हैं इनको। ये कहाँ गया, ये हो गया मेरा प्लेट 2, ये हो गया मेरा प्लेट 1। ठीक है, तो 2 से 1 की तरफ हम चार्जेस ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे अपन, कंसिडर अ पॉइंट, कंसिडर अ सिचुएशन ले लो, चलो सिचुएशन वेयर चार्ज ऑन 2 is q dash and charge minus q dash and charge on 1 is q dash प्लस में। ठीक है, और दूसरे वाले पे माइनस q dash। ठीक है, अच्छा, नाउ in this case the potential difference between the plates is v dash। हमने मान लिया कि इस वक्त जो दोनों के प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा v डैश है। क्लियर है, अच्छा, नाउ अब इस बार, नाउ टू ट्रांसफर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज, कितना, डेल्टा क्यू डैश फ्रॉम प्लेट 2 to plate 1 will be given as, अच्छा, स्मॉल वर्क, स्मॉल चार्ज का ट्रांसफर का वर्क है, तो वो कितना लिखेंगे अपन, देखो पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश का, इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में आप चार्ज मूव कर रहे हो, किसी रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है और आप वहां पर चार्ज को मूव करवा रहे हो, तो उस चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, वही वर्क भी होता है, बराबर है ना। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी डैश का। अगर आप इसमें चार्ज, जितना चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ जितना चार्ज आप मूव करना चाहते हो वो चार्ज इस पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए करना पड़ेगा, वो वर्क मिल जाएगा आपको, और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाएगा उस टाइम का सिस्टम का। ठीक है, तो वो वर्क डन DW हम ले रहे हैं कि स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए सपोज हम डेल क्यू डैश वैल्यू का चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक के जो वर्क करना पड़ेगा उसको DW नाम दिया मैंने, स्मॉल वर्क। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कितना, V डैश इंटू डेल क्यू बोलो या DQ भी लिख सकते थे। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा मैंने लिख दिया। ओके, और मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एकदम टेंशन मत लो, टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, मैं एकदम सिंपल तरीके से कवर करूंगा। तो DW इज V डैश इंटू डेल क्यू। ठीक है, डेल क्यू डैश। ओके, अब ये देखो क्यों ऐसा कंसिडर किया पता है हमने, देखो इनिशियली में हमने कैपेसिटर को चार्ज नहीं लिया था, तो उस केस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, हमको एनर्जी चाहिए चार्ज कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर होती है, तो हमको कैपेसिटर को चार्ज लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज पुटअप कर दिया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पुटअप कर दिया, डैश। ठीक है, माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश। अब इस केस में अगर यहाँ पर चार्ज बिल्टअप हुआ है मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इस केस में आपको यहाँ से यहाँ तक किसी चार्ज को मूव करना है तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले जा रहे हो। ठीक है, आपने ऐसे ही चार्ज किया हुआ इसको, ठीक है, ऐसे ही चार्ज किया हुआ कि यहाँ हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वो वर्क करने के लिए अब यहाँ पर होगा क्या, देखो कि ये डेल क्यू मैंने क्यों ले रहा, बहुत स्मॉल चार्ज का ट्रांसफर क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर मैं उस पूरे वर्क का इंटीग्रेशन करूंगा। अच्छा, क्यों, अब ये भी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ जैसे जैसे यहाँ से चार्जेस यहाँ ट्रांसफर करते जाओगे आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी, है ना। पहले कुछ कम चार्ज ट्रांसफर किया तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और यहाँ से यहाँ चार्जेस गए तो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और चार्जेस का ट्रांसफर किया तो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाएगी। तो उस हर बार पहली बार में जितना एक पर्टिकुलर अमाउंट को चार्ज को लेने के लिए जितना वर्क करना पड़ा था,
दूसरी बात, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल वर्क है, यहाँ पर फोर्स भी जो लग रहा है वो वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल स्मॉल वर्क निकालते हैं फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो इसीलिए छोटे छोटे चार्जेस थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा चार्जेस का ट्रांसफर करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन बहुत धीरे धीरे आएगा, बहुत कम कम आएगा, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट समझ सकते हो, थोड़े टाइम के लिए आप थोड़ा सा वर्क कांस्टेंट लोगे और पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा वर्क डन मिल जाएगा। समझ में आया, जो हर जगह कॉन्सेप्ट अब तक यूज करते हैं यहाँ पर। तो इसलिए स्मॉल चार्ज लिया मैंने और उसका वर्क डन निकाला, तो वो वर्क डन कैसे मिलेगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी मिलता है इससे, ओके। तो ये dw मिल गया। अब अपन को चाहिए क्या, वर्क डन चाहिए पूरा, तो पूरा वर्क डन कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw करोगे, है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे। अच्छा, अब इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट्स भी डालनी पड़ेंगी। कहाँ से कहाँ लिमिट डालोगे, तो अपन ने क्या किया, चार्ज पहले ये प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था शुरुआत में, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे चार्ज बिल्टअप करने लगे, ठीक है। आपको चार्ज बिल्टअप करके कहाँ तक ले जाना है, 0 से Q तक। कहाँ तक ले जाना है आपको, पहले चार्ज 0 था, 0 से लेके आपको उसको Q तक चार्ज करना है। टू चार्ज द कैपेसिटर, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं अपन, टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम 0 to Q वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक्चुअली में जो केस यही डिस्कस करना है कि पहले चार्ज नहीं था, वहां से बिल्टअप करते करते आप Q वैल्यू तक का चार्ज बना रहे हो आप कैपेसिटर पे। तो इस पूरा चार्ज को बिल्टअप करने के लिए 0 से लेके Q वैल्यू तक चार्ज बिल्टअप करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। धीरे धीरे चार्जेस, जितनी बार आप चार्जेस ले आ रहे हो उतनी बार आप वर्क कर रहे हो, और वो हर बार का जो वर्क है वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। जितना वर्क किया आपने पूरा वर्क का टोटल इसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, यानी कि स्टोर्ड एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब जब स्टार्टिंग में 0 था, उसके बाद धीरे धीरे बिल्टअप करके आप Q तक ले गए, तो वही चार्ज आप 0 से Q तक ले जा रहे हो। अच्छा, लेकिन अभी आपने क्या बताया थोड़ी देर पहले, आप बोल रहे थे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहले से कर दिया है मैंने, इसको पॉजिटिवली पहले से ही चार्ज कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे वर्क डन कैसे मिलेगा, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो 0 में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो उस केस में मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूंगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने अपना इजी करने के लिए, अपना टास्क आसान करने के लिए क्या किया कि एक ऐसी कंडीशन ली जब ये चार्ज था, ठीक है। तो चार्ज कंडीशन में इसका वर्क आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। और वो कंडीशन लगा सकता हूं जब वो अनचार्ज था, तब से लेके Q वैल्यू तक का जो चार्ज बनाया वहां तक का। समझ में आ रहा है। मैं एक ऐसी कंडीशन ले रहा हूं जब उसके ऊपर कुछ चार्ज था, चार्ज प्लेट है। अब इस केस में आपको वर्क डन मिल सकता है आसानी से, यहाँ वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वर्क डन आप स्मॉल स्मॉल वैल्यूज में ले रहे हो, ये वर्क को पूरा इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से, 0 से लेके पूरा एंड तक, तो आपको पूरे मतलब 0 से लेके Q वैल्यू तक चार्ज बनाने के लिए जितना वर्क करना है पूरा वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इस चीज़ को। समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ से जो चार्जेस बिल्टअप करना क्या, तो वर्क निकालना है, और हमको जो लिमिट्स मैंने बोली, लिमिट्स कैसे लेंगे हम, इनिशियली 0 चार्ज से लेके Q वैल्यू के चार्ज तक हमने उसको बनाया है। क्लियर है। अच्छा, तो ये 0 से Q तक, 0 से Q तक चार्ज बिल्टअप किया। dw का फॉर्मूला क्या है आपका, v डैश डेल Q डैश, ओके। अब इसको अपन इस तरफ शिफ्ट करते हैं थोड़ा। अब मुझे बताओ क्या आएगा, ये v डैश का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन, v डैश का फॉर्मूला अपन कैपेसिटेंस के फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे अपन, w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से Q। अच्छा, v डैश को आप क्या लिख दोगे, देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q बाई V, राइट। तो जब इस पर चार्ज Q डैश था तब पोटेंशियल V डैश था, तो उस केस में कैपेसिटेंस ऐसे मिलेगा। जब चार्ज Q होगा तो पोटेंशियल V हो जाएगा, तब कैपेसिटेंस ऐसे मिलेगा, है ना। पर कैपेसिटेंस तो उसका फिक्स रहेगा ना, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर तो डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस तो आपने जिस डायमेंशन के हिसाब से उसको बनाया उसका अपना एक कैपेसिटेंस बन गया, है ना। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। अच्छा, तो चाहे इस फॉर्म में कैपेसिटेंस लिखो Q बाई V, या इस फॉर्म में लिखो, एक ही बात है ना। अच्छा, पर अभी मेरे पास V तो है नहीं, जब Q वैल्यू का चार्ज बना तब V का उसके पास मतलब मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि कितना V था। मेरे पास ये वाला है Q डैश और V डैश, मैंने ये एजम्पशंस कर रखे हैं, है ना। Q डैश चार्ज से स्टार्ट किया हुआ था ना, इधर ये मूव कर रहे थे, अभी फिलहाल इस पे Q डैश चार्ज है, उस बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, तो उस केस में यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना मिलेगा मेरे को, Q डैश बाई V डैश से। समझ में आ रहा है। जब मेरा इसके ऊपर चार्ज Q डैश है पूरे कैपेसिटर का,
अब यहाँ माइनस क्यू डैश यहाँ प्लस क्यू डैश है, मतलब कैपेसिटर का चार्ज क्यू डैश हम लेते हैं, वैसे तो टोटल 0 होता है लेकिन हम इसको क्यू डैश बोल सकते हैं इसका चार्ज, है ना। ये मैंने समझाया था एक वीडियो में जब हमने कैपेसिटेंस डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ से कैपेसिटेंस क्यू डैश बाई वी डैश से मिल रहा है, तो यहाँ से आपको वी डैश की वैल्यू क्यू डैश बाई सी मिलेगी क्या? मिल सकती है पक्का। तो यहाँ जो वी डैश है मैं वहाँ लिख देता हूँ क्या, क्यू डैश बाई सी। अच्छा, ये क्यों किया मैंने? अब इसको करने के 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि देखो यहाँ पर मेरा वेरिएबल चार्ज है, पहला रीज़न कि यहाँ पर मेरा चार्ज वेरिएबल है, तो यहाँ पर पोटेंशियल को मैंने चार्ज के फॉर्म में लिख दिया तो मेरा इंटीग्रेशन हो सकता है। अब पोटेंशियल का मैं चार्ज के साथ कैसे इंटीग्रेशन करता, समझ में आया? तो चार्ज का ही चार्ज के टर्म्स में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने पोटेंशियल को चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज़, मेरे को फॉर्मूले में कैपेसिटेंस भी रखना है कि पर्टिकुलर कैपेसिटेंस के लिए कितनी एनर्जी बनती है, तो वो भी मेरे फॉर्मूले में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ कर दी। ठीक है, कि वी को मैंने क्यू बाई सी के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सॉरी, वी को मैंने क्यू बाई सी के फॉर्म में लिख दिया, तो वी डैश हो गया मेरा क्यू डैश बाई सी। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। बायोलॉजी वालों को तो नहीं पता होगा, बाकी मैथ्स वालों को तो पता ही होगा। अरे बायोलॉजी वाले भी कितनी बार तो सीख चुके हैं, इंटीग्रेशन करते तो हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले बोल रहे हैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ उनको। नहीं भैया, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, तुम ही तो डॉक्टर हो भविष्य के। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वैसे क्यू डैश डी क्यू डैश का इंटीग्रेशन कितना आएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना। और सी तो है ही, सी तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, है ना। अब लिमिट्स की बात कर लें तो 0 से लेके क्यू, अच्छा क्यू डैश था ना, क्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 0 से क्यू तक डाला आपने, तो एक बार क्यू डालोगे यहाँ पर, फिर माइनस एक बार 0 डालोगे, तो क्यू डाला तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, माइनस एक बार 0 डाला तो 0 बाई 2c, तो बना क्या आपका एक्चुअली में क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये आ गया आपका टोटल वर्क डन। ठीक है, यही है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वहां से लेकर आपने उसके ऊपर क्यू वैल्यू तक का चार्ज बनाया। ठीक है, आपने 0 से लेकर क्यू वैल्यू तक का चार्ज अगर किसी कैपेसिटर पर बनाया तो उस दौरान आपने इतना ही वर्क किया। समझ में आया? इतना ही वर्क किया, मतलब अगर 0 से लेकर 100 कूलम तक का मतलब चार्ज बिल्टअप किया है आपने, तो यहाँ पर 100 आएगा। 0 से लेकर 10 कूलम तक चार्ज बिल्टअप किया था, यहाँ पर 10 आएगा, है ना। तो 0 से लेकर क्यू तक बिल्टअप किया है तो क्यू आएगा। समझ में आया? तो ये वर्क डन हो गया आपका, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। अच्छा, और यही जो आप वर्क करते हो वही वर्क इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वो कहलाता है वर्क या एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। क्लियर है? चार्ज कैपेसिटर में इतनी ही एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अब आपने कैसे चार्ज डिपॉजिट किया, क्यों किया, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, आपको डायरेक्टली आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, उसके अंदर कितने चार्ज मिलेगा, अगर क्यू वैल्यू का चार्ज है मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2 से इतना ही एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होगी, आपको इतना पता चल जाना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर आपने मतलब उसमें 10 कूलम चार्ज मतलब बिल्टअप किया हुआ है कैपेसिटर में, बैटरी लगा के 10 कूलम चार्ज बिल्टअप कर दिया, तो 10 स्क्वायर बाई 2 से आपने उसके ऊपर एनर्जी स्टोर कर दी है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, इसका एक और भी फॉर्मूले बनेंगे, एक नहीं 2 और फॉर्मूले बनेंगे, सब एक ही मतलब है सबका, पर अलग अलग न्यूमेरिकल्स में ना डेटा जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज़ करने होंगे। तो कहीं पर ये फॉर्मूला यूज़ होगा, किसी में कुछ और यूज़ होगा, पर है सबका मतलब एक ही। अच्छा, अब ये क्यू स्क्वायर बाई 2c है, इसको अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? क्यू जो है, क्यू को मैं CV लिख सकता हूँ क्या? तो क्यू स्क्वायर है, क्यू को मैं लिख सकता हूँ CV। कैसे लिख सकता हूँ भाई? C इज क्यू बाई V होता है, तो क्यू कितना होगा? C इंटू V हो जाएगा, है ना। तो CV, ओके, तो क्यू स्क्वायर की जगह CV का स्क्वायर अपॉन 2c है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c। एक C काट दिया अपन ने, तो बचा क्या? एक C बचा ऊपर, तो ये 1/2 CV स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? CV स्क्वायर बाई 2। ये भी आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, ये भी एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। मतलब अगर आपको पोटेंशियल के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए तो ये वाला है, चार्ज के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए तो ये वाला है। अच्छा, और भी फॉर्मूला है देखो। ओके, अब क्या करो, ये C है ना, C का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई V होता है, तो C की जगह क्यू बाई V लिख दो, तो ये V स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही है, समझे। ये ऐसे ही रखा, C को लिख दिया क्यू बाई V, तो एक V भी कट गया, तो बचा कितना? क्यू V बाई 2, तो ये भी फॉर्मूला मिल गया। तो क्यू V बाई 2 ये भी एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। अच्छा, अब तीनों फॉर्मूले में क्या फ़र्क है देखो। अगर आपको पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के टर्म्स में एनर्जी चाहिए तो ये फॉर्मूला, चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में, चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में ये फॉर्मूला, चार्ज और कैपेसिटेंस के फॉर्म में ये फॉर्मूला। तो देखो 3 चीजें हैं, चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस।
तो तीन है ना, चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो या तो ये दो, या तो ये दो, और या तो ये दो। हर पेयर के लिए, तीनों के जितने पेयर बन सकते हैं, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर बन सकते हैं, उन तीनों पेयर के लिए फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, CV स्क्वायर बाई 2 एंड QV बाई 2। ठीक है, सब में नीचे 2 तो आ ही रहा है ना, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया आपका। ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ लगे हाथ अपन एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सॉरी, एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा हूं मैं अब? टॉपिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ये कह सकते हो आप, या फिर एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहां पर आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो? एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे टॉपिक्स हो गए। आपको अगर बोला जाएगा कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, तो जहां तक आपने किया वो। अगर आपको पूछा है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, तो भी आपको बोला है कि ऑब्टेन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी सेम चीज करनी है। ठीक है, इसके आगे का स्टेप। ठीक है, इसका आगे का स्टेप कैसे करेंगे? तो अभी अपने पास फॉर्मूला आया था क्या, एनर्जी कितना आया था अपना, मैंने एनर्जी को क्या सिंबल दिया था अभी? यू दिया था, राइट? वर्क डन दिया था, राइट? ओके, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये फॉर्मूला आया था अपना। ओके, इसको अपन यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू लिखा उसको अपन एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो यू लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब क्यू स्क्वायर बाई 2c है, अपने को क्यू का फॉर्मूला चाहिए। अच्छा, और किस फॉर्म में चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको ये पता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, एयर है। ठीक है, वैक्यूम है या एयर है। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलता है हमको? दोनों प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है कि नहीं याद है? ये बताओ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए। अब एनर्जी का ही फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चाहिए। समझ में आया? ये एनर्जी ही है आपके पास, अब आपको वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करना है जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मिल जाए। समझ में आया क्या कह रहा हूं? पता चल रहा है? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी चाहिए तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आना है। इसके लिए आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, इसको अभी लिख लेते हैं अपन। तो E इज होता है हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब यहाँ से Q निकाल सकते हैं अपन। सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बाई ए, है ना? सिग्मा क्या होता है? Q बाई ए होता है। तो सिग्मा की जगह Q बाई ए लिख दिया आपने, तो Q क्या मिल गया आपको यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए, ये हो गया Q का वैल्यू। ठीक है, पुटिंग दिस इन वन। बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, स्टेप्स ध्यान रखने हैं खाली आपको। ये Q है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। Q के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जाना है, तो आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि वो कैसे मिलेगा आपको? वो यहाँ से मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लोगे डायरेक्टली, प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से मिलता है, और सिग्मा को अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q बाई ए। तो Q की वैल्यू मिल गई, ये Q की वैल्यू अपन यहाँ पुटअप कर देंगे 1 में। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q की जगह क्या डाल रहे हो आप? ये डाल रहे हो, Q का स्क्वायर है ना, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E A, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना है आपका? 2c। ओके, पक्का? अच्छा, अब ये जो c है, अच्छा इसको पूरे को लिख देते हैं अपन, स्क्वायर करके लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स c। अच्छा, c का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये डी नीचे की जगह ऊपर लिख दिया मैंने, चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पक्का? ओके, तो देखो अब कुछ कट रहा है तो काट दो, एक एक एरिया कट जाएगा, है ना? एक एरिया बचेगा। एप्सिलॉन नॉट कटेगा तो एक एप्सिलॉन नॉट बनेगा, तो कितना बचा? ये बचा एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा 2, यहाँ बचा E स्क्वायर। ओके, और क्या बचा? A इंटू डी, ये बचा U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी, ए डी, सॉरी। क्लियर है? अब ये तो मिल गया आपको एनर्जी, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में मिल गई।
आपने चार्ज कैपेसिटेंस के फॉर्म में निकाला, पोटेंशियल कैपेसिटेंस के फॉर्म में निकाला, है ना, 3 तरीके से निकाला आपने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी निकाल लिया आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया गया तो कैसे फॉर्मूला, तब कैसे एनर्जी मिलेगी, तो वो मिल जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी से। अच्छा, अब ये ए इंटू डी ये क्या है मुझे बताओ। प्लेट्स का एरिया, ठीक है, और गैप, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये प्लेट का एरिया और इनके बीच का गैप। तो एरिया में अगर आप लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो आपको ये पूरे कैपेसिटेंस का वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आया, क्या मिल जाएगा आपको, पूरे कैपेसिटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट 2 ई स्क्वायर, ये मिल जाएगा वॉल्यूम। वी नहीं लिखेंगे इतने तो पोटेंशियल से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो वॉल्यूम मिल गया आपको, ठीक है, पक्का। अब यहाँ आता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो ये वॉल्यूम यहाँ नीचे ले आओ, यू था आपका एनर्जी, उसके नीचे आपने ला दिया वॉल्यूम, इक्वल्स टू कितना बचा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और आगे 1/2 भी है। ओके, ये नीचे 2 लिख सकते हो या 1/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, तो ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हुआ, ये क्या हुआ, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी। क्या कहेंगे हम इसको, एनर्जी डेंसिटी। वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर आपको पूछा जाए कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, तो आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अच्छा, और ये जो एनर्जी आपको मिलती है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड होती है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हुई एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला सभी के लिए ट्रू है। मतलब खाली आपने तो निकाला कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया, लेकिन किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर स्प्रेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर भी एनर्जी इसी तरीके से मिलेगी। आपको एनर्जी मिलेगी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, आपको पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब नॉर्मली आप देखो तो फॉर्मूला क्या आया था आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी आया था एनर्जी का फॉर्मूला, ये आया था आपका, है ना, एनर्जी का फॉर्मूला ये आया था। तो इसमें ये ए डी आपको वॉल्यूम देता है, राइट। अगर एक स्प्रेड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वहां वॉल्यूम निकालना मुश्किल है, राइट। तो वहां पर क्या मिलता है हमको, पर यूनिट वॉल्यूम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ए डी यहाँ नीचे आ जाता है, यू बाई ए डी, है ना। तो ये क्या देता है आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से क्या मिलता है आपको, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि हर पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भले कितने भी एरिया में फैला हुआ हो, पर 1-1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना कितना एनर्जी स्टोर्ड है, वो आपको इस फॉर्मूले से मिलता है। क्लियर है। तो स्टार्टिंग से आपने क्या क्या किया, आज कैपेसिटर के लिए अपन ने एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला निकाला। यहाँ पहले चार्ज बिल्कुल नहीं था पर प्लेट पे, है ना, धीरे धीरे हमने चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, लेकिन 0 से लेकर एंड तक हमको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया, एक ऐसी कंडीशन ली जब यहाँ पर -q' चार्ज बिल्टअप था, यहाँ पर +q' चार्ज बिल्टअप था। उसके लिए हमको धीरे धीरे चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वो एक स्मॉल वर्क कैलकुलेट किया, उसका पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। कहाँ से कहाँ तक लिमिट क्या लगाई हमने, 0 चार्ज से लेकर q चार्ज बिल्टअप किया, ठीक है, 0 से q बिल्टअप किया वहाँ तक का। तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से q ली, निकाला तो फॉर्मूला आया q²/2c। उसके और 2 फॉर्म में फॉर्मूले स्टडी किए, यानी कि 3 फॉर्मूले उसके स्टडी किए। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी की बात आ गई, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, तो चाहे खाली एनर्जी डेंसिटी बोले तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्म में लेना है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ किया, फिर वहाँ सिग्मा को q/a के फॉर्म में लिखा, वहाँ से q निकाला, और जो q निकाला वही q²/2c वाला जो फॉर्मूला एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला था उसी में डाल के ये सब कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा था, है ना, वॉल्यूम बन रहा था, ये वॉल्यूम नीचे ला के डिवाइड किया तो एनर्जी डेंसिटी मिली, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी बनती है, इतनी एनर्जी बनती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका रिलेशन भी आप पढ़ोगे आगे मैग्नेटिज्म के चैप्टर में भी, तो इसलिए खास ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो का थोड़ा सा वेट करिए, नया टॉपिक लेके बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और नए नए चटपटे कुछ न्यूमेरिकल्स भी अब करने की बारी आ गई है, क्योंकि थियरी पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बस बने रहिए और कंटिन्यूसली चैनल विजिट करते रहिए, और नोटिफिकेशन आइकन अगर आपने क्लिक कर लिया है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।